हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 23 अक्टूबर 2024, वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये जानकारी देना चाहूँगा कि आप में से अगर कुछ लोग सी सेट का जो हमारा लाइव क्लासेस का बैच है, अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी कुछ सीटें इसमें बाकी हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं, और अगर इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से एनरोल भी कर सकते हैं। ओनली 999 में आपको ये बैच जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इस बैच को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और आपका जो भी डाउट है, जो क्वेरी है, वो यहाँ से सॉल्व कर दी जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प या कोई मदद इन सेशंस के मिलती है, तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, और कंट्रीब्यूशन आप करेंगे तो उससे हमारा भी थोड़ा सा हेल्प होगी, और साथ ही साथ आप लोगों का भी फ़ायदा होगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, आई होप आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं, और आज के हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो लेट्स सी दी आर्टिकल्स आज के क्या क्या हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है। फ्रंट पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इमेज दिख रही है, मैंने आपको कल भी बताया था कि रशिया के कजान में ब्रिक्स की समिट चल रही है, ठीक है ना। और वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो भी गए हुए हैं। तो इस इमेज में जो दो लोग यहाँ पर गले लग रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। तो इनकी यहाँ पर मुलाकात हुई है, और इसके बाद यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज एक बाइलेटरल होने वाली है। बाइलेटरल मतलब एक द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। इससे पहले इस तरीके की द्विपक्षीय वार्ता 2019 में हुई थी, आज से लगभग 5 साल पहले। और चाइना ने जो है ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जो एग्रीमेंट्स अभी बात हो रही थी, उसको चाइना ने कंफर्म किया है। तो उसके बाद यहाँ पर इस तरीके की बातचीत होगी। अब देखते हैं कि इस बातचीत में फिर क्या निकल के आता है। ये आज बातचीत होगी तो कल हमें ये जानने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बीच में तो और कुछ खास न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर ज़रूर इस वाले न्यूज़ में एक ये चीज़ दी गई है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उसमें जो अगले गेम्स होने वाले हैं 2026 में, दैट इज़ इन ग्लासगो, उसमें से कुछ ऐसे खेलों को हटाने का फैसला किया गया है जिसमें इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है, लाइक बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, ठीक है, रेसलिंग। तो ऐसे खेलों को जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है, और इंडिया ने इसका विरोध किया है। इंडिया ने इसका अपोज किया है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये इस तरीके के गेम्स जो हैं वो हटाए नहीं जाने चाहिए। तो 2026 का जो ये एडिशन होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का, इसमें सिर्फ 10 स्पोर्ट्स जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। इससे पहले जो 2022 में हुआ था, है ना, बर्मिंघम में, उसमें 19 स्पोर्ट्स शामिल किए गए थे। तो टोटल 9 स्पोर्ट्स को यहाँ से हटाया गया है। ठीक है, इसमें हॉकी और इस तरीके के, जैसे बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया, रेसलिंग हो गया, जिसमें इंडिया का परफॉर्मेंस जनरली बेटर रहता है और इंडिया को मेडल्स वगैरह भी मिलते हैं। तो इनको यहाँ पर हटाया गया है। तो इंडिया का जो मेडल टेली काउंट है वो वाकई में यहाँ पर प्रभावित होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बीच के पेजेस में कोई ऐसा सच खास न्यूज़ तो नहीं है ना। एक्सप्लेन पेज पर देखेंगे 2-3 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। देखो यहाँ पर 3 आर्टिकल्स का हम जिक्र करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है,
सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या जो मदरसा में पढ़ाई होती है, जो मदरसा एजुकेशन है, क्या वो सेक्युलरिज्म को वॉयलेट करता है, क्या वो धर्मनिरपेक्षता को का उल्लंघन करता है या नहीं। ठीक है, एक ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक यहाँ पर जो है वो बायोडाइवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ चल रही है, 16th COP। ठीक है, कहाँ चल रही है? दैट इज़ इन कोलंबिया। इसके बारे में बात की जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर एक और खबर है कि वाई इंडिया विल बिल्ड अ क्लाउड चैम्बर अंडर मिशन मौसम। आपको याद होगा, शायद पिछले महीने ही हम लोगों ने बात की थी अबाउट द मिशन मौसम। ठीक है, जिसके तहत प्लान क्या था कि भारत की जो वेदर फोरकास्टिंग एबिलिटीज़ हैं, है ना, या जो वेदर फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा इन्हेंस करना, ताकि वेदर फोरकास्ट और बेहतर तरीके से और ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से जो है वो किया जा सके, है ना। दिस वाज अबाउट मिशन मौसम। तो उसके अंतर्गत यहाँ पर क्लाउड चैम्बर बनाने की बात की जा रही है। अब ऐसा क्यों हो किया जाएगा, क्लाउड चैम्बर क्या होता है, क्यों बनाया जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके इन आर्टिकल्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अच्छा, मैं आर्टिकल्स पे चलूँ उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग प्रीलिम्स 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टेस्ट सीरीज़ हमारे पास अवेलेबल है। जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और सी सेट तीनों ही चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। इसको मैं एक ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ कहता हूँ। ओनली 849 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसमें 91 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप एनरोल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके भी सारे के सारे जो मतलब लिंक्स वगैरह हैं वो हमारे वेबसाइट पर लिस्टेड है, आप वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो दैट इज़ अवेलेबल एट 699। अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट वाइज जनरल स्टडीज़ लेना चाहते हैं, जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़, तो वो आपको 449 में मिल जाती है। अगर सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक की, तो वो आपको मिल जाएगी ओनली एट 299 रुपीज़। और अगर आप सिर्फ सी सेट की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जिसमें आपको सी सेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, तो ये आपको मिल जाती है ओनली एट 249 रुपीज़। ठीक है, तो आप इनमें से जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, इन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहाँ से जाके, सॉरी नॉट इन डिस्क्रिप्शन बट ये वेबसाइट में, ये हमारे सारे के सारे जितने भी मतलब ये टेस्ट सीरीज़ हैं, ये वेबसाइट और ऐप पे लिस्टेड है। वहाँ से जाके आप इनको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो ये व्हाट्सएप का नंबर तो यहाँ पर दिया ही है, 9150449990। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। उसके थ्रू हम आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं रिगार्डिंग टू दिस, हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। चलिए अब आर्टिकल्स को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि डज मदरसा एजुकेशन वॉयलेट सेक्युलरिज्म। ठीक है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन, सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन अपना जो वर्डिक्ट है, ठीक है, अपना जो फैसला है उसको रिजर्व रख लिया है, उसको सुरक्षित रख लिया है। इन अ केस दैट कुड हैव रेमिफिकेशंस फॉर रिलीजियस एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री, यानी कि एक ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है जिसका असर पूरे देश में जो एजुकेशनल रिलीजियस एजुकेशन है उसके ऊपर पड़ सकता है। इस बेंच को हेड कर रहे हैं जस्टिस CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़। इन्होंने सुनवाई यहाँ पर की है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो एक फ़ैसला सुनाया गया था उसको चैलेंज यहाँ पर किया गया। और इसमें बेसिकली इस फैसले में क्या था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, इसमें मार्च के महीने का ये फैसला था। इसमें उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, यानी कि जिसको मदरसा एक्ट कहा गया, उसको यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो उसी को चैलेंज करते हुए ये यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और उसी की सुनवाई यहाँ पर हो रही है। ठीक है, मतलब हो रही थी, अब तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अप्रैल के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर स्टे लगा दिया अंटिल इट डिसाइडेड द वैलिडिटी ऑफ द यूपी लॉ। ठीक है, और उसमें ये कहा गया कि जब तक जो यूपी का कानून है उसकी वैलिडिटी को डिसाइड नहीं किया जाता है, तब तक हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर स्टे लगेगी।
मतलब रोक लगा दी गई। ठीक, अब ये केस पेंडिंग था, तो उस समय में ही जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है यानी कि NCPCR जो है, उसने 2 कम्युनिकेशंस यहाँ पर इशू किए 7 जून और 25 जून के दिन, जिसमें यूपी गवर्नमेंट को ये निर्देश दिया गया कि वो जितने भी रिकॉग्नाइज्ड मदरसाज हैं उनमें जांच करे, इन्वेस्टिगेट करे, और जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, है ना, वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे स्कूल्स में एडमिट कराएं जो फॉर्मल एजुकेशन देते हो। और केंद्र को भी ये डायरेक्शन दिया गया, है ना, मतलब केंद्र को भी ये रिक्वेस्ट की गई कि सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को ये डायरेक्शंस दिए जाएं, ये निर्देश दिए जाएं कि मदरसास को इंस्पेक्ट किया जाए, सभी मदरसाओं में जो है वो इंस्पेक्शन हो, और विड्रॉ रिकॉग्निशन ऑफ दोज दैट वर नॉट कंप्लायंट विद द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। और जो भी मदरसा राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 के हिसाब से नहीं चल रहा है, उन सब का जो रिकॉग्निशन है, उन सब की मान्यता जो है वो खत्म कर दी जाए। ऐसा यहाँ पर NCPCR ने अपने जो ये 2 कम्युनिकेशंस यहाँ पर जारी किए उसमें ये बातें की गई। अब ये जो दोनों ही नोटिफिकेशन थे, इनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, ठीक है, 21 अक्टूबर के दिन। अब मदरसा एक्ट जो है 2004, पहले अगर हम उसकी बात करें तो ये एक्ट जो है वो मदरसा एजुकेशन के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम द करिकुलम ऑफ द NCERT, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिलीजियस एजुकेशन इज इम्पार्टेड एज वेल। ठीक है, ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है मदरसा एजुकेशन के लिए, जहाँ पर NCERT के अलावा रिलीजियस एजुकेशन जो है वो भी दी जाती है। ये लॉ जो है वो क्रिएट करता है, मतलब इसी लॉ के तहत मदरसा ये उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन बनता है, और इसमें ज़्यादातर मेंबर जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के ही होते हैं। इस बोर्ड के जो फंक्शंस हैं वो इस एक्ट के सेक्शन 9 में दिए गए हैं, और उसमें ये कहा गया है कि कोर्स मटेरियल प्रिपेयर करना, प्रिस्क्राइब करना, है ना, ये इस बोर्ड का काम रहेगा। और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने हैं, ठीक है, मौलवी से लेकर फजील तक के जो एग्ज़ाम है, मौलवी का मतलब होता है क्लास 10th, इक्विवेलेंट टू क्लास 10th, और फजील का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री, है ना, उसके जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने हैं उस सब की जो मतलब पावर्स है वो इस बोर्ड के पास होगी, ऐसा इस एक्ट के सेक्शन 9 में दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में जो डेटा प्रेजेंट किया 3 फरवरी 2020 में, है ना, और 18-19 का डेटा था, उसमें ये बताया गया कि कुल 24,000 के आसपास मदरसा हैं इंडिया में, पूरे देश में, और उसमें से 60% से ज़्यादा यानी कि 14,500 से ज़्यादा जो हैं वो यूपी में है। इनमें से लगभग 16,600 के आसपास मान्यता प्राप्त यानी कि रिकॉग्नाइज्ड मदरसाज हैं, और 1.69 लाख स्टूडेंट जो हैं वो यूपी के मदरसा एजुकेशन बोर्ड एग्जामिनेशंस में बैठे थे, जो क्लास 10th और 12th के इक्विवेलेंट है 2023 में, यानी कि इतने बच्चों ने वहाँ से एग्ज़ाम दिए हैं। अब इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन की बात करें तो मार्च 22 के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच, दैट इज जस्टिस सुभाष विद्यार्थी एंड विवेक चौधरी, इन्होंने मदरसा एक्ट को पूरी तरीके से स्ट्राइक डाउन कर दिया, पूरी तरीके से, ठीक है, इन इट्स एंटायरिटी। अब ये एक्ट को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया, असंवैधानिक माना गया 3 आधार पर, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने उसको क्या किया, उस एक्ट को पूरी तरीके से स्ट्राइक डाउन कर दिया। और ये 3 आधार जिनके बेसिस पर ये कहा गया कि ये जो एक्ट है वो क्या है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो क्या थे? द फर्स्ट वन वाज सेक्युलरिज्म। तो इसमें कहा गया है कि रेफरिंग टू द पास्ट सुप्रीम कोर्ट केसेस, पुराने सुप्रीम कोर्ट केसेस को रेफर करते हुए हाई कोर्ट का ये कहना था कि सेक्युलरिज्म का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन्स एंड रिलीजियस सेक्ट्स एंड डिनोमिनेशंस बाय द स्टेट। ठीक है, कि जितने भी धर्म हैं, है ना, जितने भी धर्म वगैरह हैं उन सभी का स्टेट के द्वारा इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, एंड विदाउट आइदर आइडेंटिफाइंग इटसेल्फ विद और फेवरिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन, रिलीजियस सेक्ट और ये डिनोमिनेशन होगा यहाँ पर, ठीक है, कि मतलब स्टेट जो है वो सभी राज्यों को बराबर ट्रीट करे, एक साथ एक जैसा ट्रीट करे, और राज्य जो है वो अपने को किसी मतलब
स्टेट मतलब अथॉरिटीज़ कह सकते हैं आप, ठीक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर धर्म के साथ या किसी एक पर्टिकुलर धर्म के फेवर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पर जो है वो पहले सेक्युलरिज्म का मतलब बताया। उसके बाद कोर्ट ने ये पाया कि इट इज़ कंपलसरी फॉर अ स्टूडेंट ऑफ मदरसा टू स्टडी इन एवरी क्लास इस्लाम एज अ रिलीजन, ठीक है, कि मदरसा के जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चे के लिए हर क्लास में इस्लाम को, ठीक है, इस्लाम को एज अ रिलीजन पढ़ना ज़रूरी है, इंक्लूडिंग ऑल इट्स प्रिस्क्रिप्शंस इंस्ट्रक्शंस एंड फिलोसफीज। उसके जितने भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं इस्लाम के, जितने भी इंस्ट्रक्शंस और फिलोसफीज हैं, उन सभी को पढ़ना ज़रूरी है। मॉडर्न सब्जेक्ट जो हैं वो या तो प्रेजेंट नहीं है, मतलब या तो वो नहीं पढ़ाए जाते या फिर वो ऑप्शनल है। और कोर्ट ने ये कहा कि द गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोवाइड सेक्युलर एजुकेशन। कोर्ट ने ये कहा कि सरकार की ये ड्यूटी है कि वो सेक्युलर एजुकेशन प्रोवाइड करे एंड कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। और वो धर्म के नाम पर या धर्म के पर आधारित शिक्षा दे के इस तरीके का भेदभाव नहीं कर सकता, है ना। तो इसीलिए इन्होंने इसको सेक्युलरिज्म का वॉयलेशन माना है। इसके बाद अगला पॉइंट है राइट टू एजुकेशन का। आर्टिकल 21 ए जो है हमारे संविधान का, वो ये कहता है कि द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स इन सच अ मैनर एज द स्टेट मे बाय लॉ डिटरमाइन। ठीक है, कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे, और किस तरीके से, जिसको लेकर स्टेट ने कोई भी लॉ बनाया हो उसके अकॉर्डिंग। हाईकोर्ट ने यह कहा कि द गवर्नमेंट वॉज वायलेटिंग दिस राइट बाय डिनाइंग क्वालिटी एजुकेशन इन मॉडर्न सब्जेक्ट्स। अब हाईकोर्ट का ये कहना था कि सरकार इस अधिकार को, जो बच्चों का अधिकार है, उसका कैसे उल्लंघन कर रही है कि उनको वो मॉडर्न सब्जेक्ट्स में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो स्टेट कैन नॉट हाइड behind the lame excuse that it is fulfilling its duty by providing traditional education on nominal fees। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा कि स्टेट जो है वो खुद को इस बारे में या इस बहाने के पीछे छुपा नहीं सकती है कि वो अपनी ड्यूटी है, जो अपना कर्तव्य है ट्रेडिशनल एजुकेशन को नॉमिनल फीस में प्रोवाइड करने का, वो तो पूरा कर रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ये भी इन्होंने बोला है। इसके बाद ये है कन्फ्लिक्ट विद द सेंट्रल लॉ। हाई कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा कि जो मदरसा एक्ट के प्रोविजंस हैं, जिसके अंतर्गत ये है कि मदरसा बोर्ड जो है वो डिग्रीज प्रोवाइड कर सकता है, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 दैट इज़ यूजीसी एक्ट के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है। क्योंकि उसमें यह है कि दैट ओनली यूनिवर्सिटीज़, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ या विश्वविद्यालय या ऐसे इंस्टीट्यूशंस विच आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट, सिर्फ वही डिग्रीज प्रोवाइड कर सकते हैं। डिग्रीज ग्रांट करने की जो पावर है वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के पास या ऐसे संस्थान, ऐसे इंस्टीट्यूशंस विच आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, सिर्फ उनके पास है। ऐसा यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 में दिया गया है। और इसके अलावा किसी भी और पर्सन या अथॉरिटी के पास, इंक्लूडिंग एनी मदरसा और मदरसा बोर्ड, वो डिग्री नहीं दे सकते। ठीक है, तो उसका भी ये वॉयलेशन है, क्योंकि ये डिग्री देने की पावर इनके पास है, क्योंकि मदरसा एक्ट इनको पावर देता है ना कि ये डिग्रीज दे सकते हैं। तो ये भी सही नहीं है, ऐसा भी इन्होंने कहा। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो जब अक्टूबर 2024 में इसकी हियरिंग हुई, तो दो मेन क्वेश्चंस जो हैं वो सामने आते हैं। वो क्या क्या हैं, देखिए। पहला क्वेश्चन ये है कि वेदर अ मदरसा इम्पार्ट्स रिलीजियस एजुकेशन और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि क्या मदरसा जो है वो रिलीजियस एजुकेशन दे रहा है या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अब यहाँ पर एक केस का जिक्र है, दैट इज़ मिस अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2002 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन बताया है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर बताया है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस एजुकेशन में अंतर क्या होता है। कोर्ट का ये कहना है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सच एज कंपेलिंग अटेंडेंस फॉर रिलीजियस वर्शिप was not allowed in educational institution recognized by the state as per article 28 of the constitution। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जैसे किसी भी रिलीजियस वर्शिप के लिए आप किसी को, मतलब रिलीजियस वर्शिप का कोई अगर कार्यक्रम है तो आप उसको अटेंड करने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एज पर आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है कि अगर वहाँ पर कोई रिलीजियस
वर्शिप वगैरह हो रही है और उसमें अगर कोई उसको अटेंड नहीं करना चाहता, कोई उसमें शामिल नहीं होना चाहता, तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंपेल द पर्सन और यू कैन नॉट कंपेल द स्टूडेंट कि आपको वो ज़बरदस्ती अटेंड करना है। ठीक है, ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वाली बात हो गई, समझ गए। लेकिन रिलीजियस एजुकेशन का जो पर्पस है या फिर एजुकेशन अबाउट रिलीजन का जो पर्पस है वो है कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में बताना, है ना, ताकि कम्युनल हार्मनी जो है वो आ सके, सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बन सके। ऐसा यहाँ पर कोर्ट का कहना है। मतलब जब कोर्ट ने ये 2002 के केस में वहाँ की बात मैं बता रहा हूँ आपको। अब जब 21 अक्टूबर को यहाँ पर सुनवाई हो रही थी तो सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने आर्ग्यू किया कि हाई कोर्ट ने गलत तरीके से रेगुलेशन को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के साथ मिला दिया है, उसको मिक्स कर दिया, उसको कन्फ्लेट कर दिया है, और देयर बाय सेज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वॉयलेट सेक्युलरिज्म। और फिर वो कह रहे हैं कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो सेक्युलरिज्म को वॉयलेट कर रहा है ना, सेक्युलरिज्म एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये उनका कहना है, मतलब जो एडवोकेट है उन्होंने ये आर्ग्यू किया। दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि वेदर द हाई कोर्ट वॉज करेक्ट इन स्ट्राइकिंग डाउन द एंटायर एक्ट, कि हाई कोर्ट ने पूरा का पूरा जो एक्ट स्ट्राइक डाउन किया तो क्या हाई कोर्ट ने वो सही किया, और वेदर इट शुड हैव लिमिटेड द डिसीजन टू स्पेसिफिक प्रोविजंस एंड अलाउड द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द मदरसाज। और क्या उसको जो है अपने शुड हैव लिमिटेड द डिसीजन टू स्पेसिफिक प्रोविजंस, या फिर उसने अपना जो मतलब ये स्ट्राइक डाउन करने का फैसला था वो कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस तक लिमिट रखना था, है ना, और सरकार को ये अलाउ करना था कि वो मदरसाज के फंक्शनिंग को रेगुलेट कर सके। 22 अक्टूबर के दिन सीजीआई चंद्रचूड़ ने ऑब्जर्व किया दैट टू थ्रो आउट द मदरसा एक्ट को थ्रो आउट करना यानी कि पूरी तरीके से फेंक देना, इज टू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से ऐसा है कि बच्चे को बाथ वाटर के साथ बाहर फेंक देना। बच्चे को बाथ वाटर मतलब जिस पानी में बच्चा नहाता है, तो मदरसा एक्ट को बाहर फेंकने का मतलब है कि बच्चा पानी में नहा रहा है और उस पानी के साथ ही आपने बच्चे को बाहर फेंक दिया। इट्स लाइक दैट, ऐसा यहाँ पर सीजीआई ने कहा है। ही सेड द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक रूल्स अंडर द एक्ट टू एंश्योर दैट द एजुकेशन इम्पार्टेड इज मोर सेक्युलर इन नेचर। इनका ये कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है एक्ट के अंतर्गत कि वो रूल्स नियम बना सकते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है वो ज़्यादा सेक्युलर होगी। द रिस्पोंडेंट्स जिनको विच आर रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार, उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि द एक्ट इज़ नॉट डिज़ाइन टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स रिसीव सेक्युलर एजुकेशन और एंटर द मेन स्ट्रीम। तो उनका ये कहना है कि ये जो एक्ट है वो इस तरीके से बनाया ही नहीं गया है कि ये इंश्योर किया जा सके कि बच्चों को सेक्युलर एजुकेशन मिले या फिर वो मुख्य धारा में मेन स्ट्रीम में एंटर कर सके। उनका ये कहना है कि एक्ट का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि जो यथास्थिति है उसको बनाए रखें, स्टेटस को बनाए रखें, जहाँ पर मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं और रिलीजियस एजुकेशन जो है वो मैंडेटरी है। तो मतलब उनका ये कहना है, वो एक तरीके से इस एक्ट का वो बता रहे हैं आपको कॉन्स, नेगेटिव साइड, कि इस एक्ट में जो है वो ये लिखा गया है कि रिलीजियस सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो तो मैंडेटरी हैं रिलीजियस एजुकेशन, और जो बाकी मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं या मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स हैं वो ऑप्शनल है। ठीक है, तो इसलिए ये एक्ट जो है वो इस मामले में ठीक नहीं है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। अब इस डिसीजन का इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो असर है वो यूपी में तो डायरेक्टली फील किया जाएगा ही, लेकिन सीजीआई ने रिपीटेडली कॉशन किया है लॉयर्स को कि दैट इट विल लाइकली हैव वाइडर रेमिफिकेशंस ऑन रिलीजियस एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री, है ना, पूरे देश में जो रिलीजियस एजुकेशन है उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। सीजीआई का जो कमेंट है appears to indicate that all educational institutions that impart some manner of religious education, जैसे कि चाहे वो गुरुकुल्स हैं या कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, वो इस फैसले से प्रभावित होंगे कि कैसे द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म इंटरेक्ट विद द फंक्शनिंग ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, है ना, कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म हैं, धर्मनिरपेक्षता के जो सिद्धांत हैं, वो कैसे इन इंस्टीट्यूशंस के फंक्शनिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके ऊपर फैसला क्या लिया है वो नहीं पता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है ना। अब जब भी वो फैसला सुनाया जाएगा
तब पता लगेगा कि यहाँ पर क्या कहा गया है, क्योंकि चैलेंज तो वही है जो मदरसा एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अब क्या सुप्रीम कोर्ट उसको सही मानता है या वापस से उस एक्ट को रिस्टोर करता है, ये पता लगेगा जब फैसला सुनाया जाएगा तब। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको आप पॉलिटी में ही लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि लॉ का हमारे पास कोई एज सच अलग से टॉपिक नहीं है जीएस में। ठीक है, और इस तरीके के आर्टिकल्स को हम लोग पॉलिटी में ही लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले आर्टिकल की बात करें तो वाई इंडिया विल बिल्ड अ क्लाउड चैम्बर अंडर मिशन मौसम। तो भारत मिशन मौसम के अंतर्गत एक क्लाउड चैम्बर क्यों बनाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है सरकार का जो मिशन मौसम है जिसको पिछले महीने लॉन्च किया गया था, इसका एम सिर्फ ये नहीं है कि वेदर फोरकास्टिंग को इम्प्रूव किया जाए, मतलब वो तो इसका एक एम है ही है, मेन एम तो वही है, लेकिन सिर्फ एक वही एम नहीं है, साथ ही साथ ये भी है टू मैनेज सर्टेन वेदर इवेंट्स। ठीक है, कुछ वेदर इवेंट्स को मैनेज किया जाए, इंक्लूडिंग एनहेंसिंग और सप्रेसिंग फिनोमेना सच एज रेनफॉल, हेल और फॉग। ठीक है, रेनफॉल, हेल और फॉग, इस तरीके के जो वेदर फिनोमेनाज हैं उनको बढ़ाया जाए या उनको कम किया जाए, किसी तरीके से मैनेज किया जाए, ये भी इसका एम है। अब ऐसा करने के लिए डूइंग सो वुड रिक्वायर इंडिया टू इम्प्रूव इट्स क्लाउड फिजिक्स रिसर्च। तो ऐसा करने के लिए यानी कि जो ये सर्टेन वेदर इवेंट्स को मैनेज करना है, ऐसा करने के लिए भारत को अपनी जो फिजिक्स की रिसर्च है, क्लाउड फिजिक्स रिसर्च है, वो थोड़ा सा बेहतर करनी होगी। और ऐसा करने के लिए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्लाउड चैम्बर वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, क्योंकि क्लाउड फिजिक्स रिसर्च को इम्प्रूव करने के लिए ये क्लाउड चैम्बर बनाया जा रहा है। और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, इट विल बी इस्टेब्लिश्ड एट IITM पुणे, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी एट पुणे। ठीक, अब क्लाउड चैम्बर होता क्या है, देखो क्लाउड चैम्बर जो है वो एक क्लोज्ड, एक बंद सिलेंड्रिकल या ट्यूबुलर ड्रम तरीके का होता है, जिसके अंतर्गत वाटर वेपर, एरोसोल्स, इन सबको इंजेक्ट किया जाता है और डिज़ायर्ड ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के थ्रू, है ना, इन टेम्परेचर कंडीशंस और डिज़ायर्ड ह्यूमिडिटी कंडीशंस के थ्रू जो क्लाउड हैं वो उस चेम्बर के अंदर क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और द फैसिलिटी विल अलाउ साइंटिस्ट टू स्टडी द सीड पार्टिकल्स दैट फॉर्म क्लाउड ड्रॉपलेट्स और आइस पार्टिकल्स। ठीक है, अब इस फैसिलिटी से होगा क्या कि साइंटिस्ट जो हैं वो सीड पार्टिकल्स यानी कि जो क्लाउड ड्रॉपलेट्स बनाते हैं या जो आइस पार्टिकल्स बनाते हैं वो उनकी स्टडी कर पाएंगे। कई सारी कंट्रीज़ में जो है इस तरीके के बेसिक क्लाउड चैम्बर्स हैं जिनमें लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ है कि वो साइंटिफिक स्टडीज़ कर सकते हैं। और मिशन मौसम के साथ इंडिया जो है वो भी इस तरीके का एक क्लाउड चैम्बर बना रहा है जिसमें कन्वेक्शन प्रॉपर्टीज़ होंगी। और कन्वेक्शन प्रॉपर्टीज़ बेसिकली भारत का जो इंडियन का जो मतलब इंडियन मानसून क्लाउड सिस्टम है उसको स्टडी करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्लाउड फिजिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ क्लाउड बिहेवियर ड्यूरिंग नॉर्मल एंड एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, क्लाउड फिजिक्स को समझना ये इन्वॉल्व करता है, उसमें मतलब क्लाउड फिजिक्स को समझने का मतलब क्या है कि क्लाउड बिहेवियर को स्टडी करना। ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल एंड एक्सट्रीम कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस और एक्सट्रीम कंडीशंस के दौरान क्लाउड के बिहेवियर को समझना, उसकी स्टडी करना, इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस को स्टडी करना जो क्लाउड के अंदर होते हैं, और जो रेन ड्रॉपलेट्स या आइस पार्टिकल्स बनते हैं उनकी स्टडी करना। ये सारी चीज़ें जो हैं क्लाउड फिजिक्स को समझना, इसका मतलब ये होता है। इस्टेब्लिशिंग अ कन्वेक्टिव क्लाउड चैम्बर कैन इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाउड फिजिक्स अंडर कंडीशंस कॉमनली अफेक्टिंग द इंडियन वेदर सिस्टम्स। और कन्वेक्टिव क्लाउड चैम्बर को इस्टेब्लिश करना, इससे क्या हो सकता है कि जो क्लाउड फिजिक्स की समझ है ना, ऐसे कंडीशंस के अंतर्गत जो इंडियन वेदर सिस्टम्स को कॉमनली इफेक्ट करता है उसको समझा जा सकता है। दिस नॉलेज कैन बी यूज फॉर प्लानिंग वेदर मॉडिफिकेशन। ठीक है, इस नॉलेज को यूज़ करके जो वेदर मॉडिफिकेशंस हैं उनको प्लान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस नॉलेज का। हाउ विल साइंटिस्ट्स यूज़ द चैम्बर। अब साइंटिस्ट इस चैम्बर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कन्वेक्टिव क्लाउड चैम्बर, है ना, ये जो कन्वेक्टिव क्लाउड चैम्बर का इस्टेब्लिशमेंट होगा इसके साथ साइंटिस्ट विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू टेलर फिजिकल एंड एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स। ठीक है, मतलब
जो साइंटिस्ट हैं उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो जो एटमॉस्फेरिक और फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं टू सूट द एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस इन दियर वेदर एंड क्लाइमेट। मतलब उसके हिसाब से वो फिजिकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज कर करके उसके बारे में समझ सकते हैं। ओवर द नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स, यानी कि अगले लगभग 1.5 से 2 साल में इंडियन टीम जो है वो फोकस करेगी ऑन डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोब्स दैट विल बी डिप्लॉयड वंस द चैम्बर इज़ रेडी। ठीक है, तो एक बार ये चैम्बर रेडी हो जाएगा तो उसमें फिर इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स और जो भी प्रोब्स वगैरह है, मतलब जिसके थ्रू स्टडी की जाएगी, उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। द सिविल कंस्ट्रक्शन ऑफ द चैम्बर विल हैपन इन द कमिंग मंथ्स, यानी कि इसका जो चैम्बर का कंस्ट्रक्शन है वो आने वाले महीनों में शुरू हो जाएगा। अब वेदर को मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है? देखो, इंडिया में एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं क्लाउड सीडिंग को लेकर, ये हमने पढ़ा भी है ना। इससे रेन जनरेट की जाती है, आर्टिफिशियल रेन। इसके बाद एक यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रोग्राम है दैट इज़ क्लाउड एरोसोल इंटरेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट। इस प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रायल्स किए गए थे ओवर अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया अलोंग द रेन शेडो रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र सोलापुर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 2016 टू 2018। महाराष्ट्र का जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है वो बेसिकली एक रेन शेडो रीजन है। रेन शेडो रीजन का मतलब आई होप आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जैसे कोई अगर पहाड़ होता है, ठीक है, कोई पहाड़ होता है, कोई आप इस तरीके का कह सकते हैं कि अगर विंड्स इस तरफ से ब्लो कर रही हैं, द रेन बियरिंग विंड्स या जो मॉइस्चर कैरिंग विंड जो है, अगर वो इस तरफ से ब्लो कर रही हैं तो वो जनरली इस तरफ ज़्यादा बारिश करेंगी। ठीक है, वो इस साइड ज़्यादा बारिश करेंगी, बट एज सच जब वो इस साइड पहुंचेंगी तो यहाँ पर बारिश जो है वो कम होगी। ठीक है, तो इसको, इस वाली साइड को कहा जाता है, दिस इज़ नोन एज रेन शेडो एरिया या रेन शेडो रीजन। ठीक है, तो उसी रेन शेडो रीजन में इन्होंने जो है वो स्टडी इसको लेकर ट्रायल्स कुछ किए हैं। ठीक है, सच रीजन्स विटलेस लेस रेनफॉल। भाई मैंने आपको बताया कि ये जो रेन शेडो रीजन है वहाँ पर बारिश कम होती है क्योंकि ये माउंटेन की उस साइड में लाई करते हैं जो कि मॉइस्चर लेडन विंड्स के अपोजिट है। वही मैंने आपको बताया कि इस तरफ से अगर मॉइस्चर वाली हवाएं आ रही हैं, है ना, जिन हवाओं में मॉइस्चर है, तो वो इस तरफ ज़्यादा बारिश करेंगी और अपोजिट साइड में बारिश कम करेंगी। ठीक, अब इस एक्सपेरिमेंट का जो एनालिसिस है वो ये सजेस्ट करता है कि दैट अंडर सूटेबल कंडीशंस क्लाउड सीडिंग वाज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसिंग रेनफॉल। ठीक है, कि सूटेबल कंडीशंस के अंतर्गत क्लाउड सीडिंग जो है वो रेनफॉल को इन्हेंस करने का एक इफ़ेक्टिव तरीका है और रेनफॉल जो है उसको 46% तक इसके थ्रू बढ़ाया जा सकता है। However, it has been widely recognized that cloud seeding is not a silver bullet to address the rainfall problems. लेकिन ये चीज़ भी मतलब बड़े स्तर पर रिकॉग्नाइज की गई है, मानी गई है कि क्लाउड सीडिंग जो है वो रेनफॉल की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। सिल्वर बुलेट का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं एक तरीके से विच इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरी इशू या एवरी प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कि इस तरीके की समस्या अगर है तो उसको सॉल्व करने के लिए दिस इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इस वाले को आप क्लाइमेटोलॉजी में ले सकते हैं, ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में, है ना। चलिए आगे बढ़ें, लेट्स मूव टू दिस वन, द बायोडाइवर्सिटी COP, द बायोडाइवर्सिटी कॉप। अब देखो, अभी आपको पता है इस साल यानी कि जस्ट अगले ही महीने, है ना, या आज क्या तारीख हो गई है, 23 हो गई है, नॉट अगले महीने भी क्या, आप तो सिर्फ आप कह सकते हैं 17-18 दिन बचे हुए हैं। 11 नवंबर से अज़रबैजान के बाकू में एनुअल क्लाइमेट चेंज मीटिंग होगी, है ना, यानी कि जो UNFCCC की जो कॉप होती है वो होने वाली है। तो उससे पहले अभी जो देश हैं वो करेंटली कहाँ पर असेंबल हुए हैं, कोलंबिया की एक शहर है दैट इज़ कैली में। ठीक है, वहाँ पर UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है जो हर 2 साल में होती है। अब दैट इज़ दी, इसका जो ऑफिशियल नेम है दैट इज़ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये उसी 1992 की जो रियो अर्थ समिट है उससे आई है
जिसके थ्रू UNFCCC बना था, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब CBD का एम क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका एम क्या है? इसका एम है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करना, और ये इंश्योर करना कि वर्ल्ड के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सभी में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हों, नॉट इक्वली, इक्विटेबली, मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना बेनिफिट या फ़ायदा मिले। इस साल की जो मीटिंग है, दिस इज़ द 16th COP, दैट इज 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू CBD और COP16। दिस इज़ द फर्स्ट आफ्टर अ लैंडमार्क एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी वॉज फाइनलाइज 2 years ago, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को लेकर एक लैंडमार्क एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ था 2 साल पहले, उसके बाद ये पहली बार इस तरीके की कॉप हो रही है। और ये जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट का नाम क्या है, मतलब जो 2 साल पहले फाइनलाइज हुआ था, दैट वाज कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये कंक्लूड हुआ था COP15 में, जो इससे पहले हुई थी मॉन्ट्रियल में 2022 में। इसमें 4 गोल्स और 23 टारगेट्स जो हैं वो बताए गए थे टू बी अचीव्ड कलेक्टिवली बाय 2030, कि 2030 तक 4 गोल्स और 23 टारगेट जो हैं उनको पूरा करने की बात की गई थी। अब इसमें एक जो टारगेट है उसका नाम है 30x30, ठीक है, 30x30 टारगेट्स, ये यानी कि ऐसा कमिटमेंट है कि टू पुट एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड आइलैंड्स एंड ओशियन स्पेशली बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज अंडर कंजर्वेशन बाय 2030, है ना। पहले तो उसमें ये बोला गया है कि पूरे के पूरे दुनिया की, वर्ल्ड की कम से कम 30% ज़मीन और ओशियंस, ठीक है, ज़मीन भी और ओशियंस भी 30%, एटलीस्ट कम से कम 30%, और स्पेशली ऐसे रीजन्स या ऐसे एरियाज़ जो बायोडाइवर्सिटी वाइज काफ़ी रिच है, उनको कंजर्व करना है 2030 तक, कम से कम 30% को, ठीक। दूसरा था टू इनिशिएट रिस्टोरेशन वर्क इन एटलीस्ट 30% ऑफ डिग्रेडेड लैंड और मरीन इकोसिस्टम बाय 2030। अब कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुके हैं, चाहे वो लैंड हो चाहे मरीन इकोसिस्टम हो, तो उनका भी रिस्टोरेशन शुरू करना है कम से कम 30% का, ठीक है, और 2030 तक। अब CBD के अंतर्गत जो डिस्कशंस हैं विच हैव बीन एक्सट्रीमली लो प्रोफाइल, ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसको लेकर कोई हाइप क्रिएट नहीं होता है ना, जैसे कि क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस को लेकर होता है, तो दे आर स्लोली गेनिंग प्रोमिनेंस। अब इनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस या महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये जो इशू है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का जो इशू है, ये बहुत ज़्यादा सीवियर है, और इसका जो असर है, अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया इस इशू को, तो इसका असर बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है। द क्लाइमेट क्राइसिस एंड द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी आर क्लोजली लिंक्ड, ठीक है, क्लाइमेट क्राइसिस यानी कि जो क्लाइमेट की समस्या है, जो क्लाइमेट का संकट है, और बायोडाइवर्सिटी को जो खतरा है, वो आपस में बहुत क्लोजली उनका लिंक है। बोथ आर कॉज्ड बाय इंडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज या जो प्राकृतिक संसाधन है उनका इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब जितना एक्सट्रैक्शन होना चाहिए उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन अगर आप कर रहे हैं, उसके थ्रू होगा ये, है ना। क्लाइमेट क्राइसिस भी उसी वजह से होगी और बायोडाइवर्सिटी लॉस भी उसी वजह से होगा। साथ ही साथ अगर आप ओवर कंजम्पशन करते हैं और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इफ़ दे बिकम अनसस्टेनेबल, तो इस वजह से ही ये इशू आएगा। अब ये जो दोनों क्राइसिस हैं ये एक दूसरे को फीड भी करते हैं। देखो, क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन एक्सपीडिटिंग द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, और वहीं लैंड और ओशियंस में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक की वजह से दूसरा हो रहा है, दूसरे की वजह से पहला हो रहा है, ठीक है, इट इज़ लाइक दैट। अब इसमें आगे लिखा है कि वाइल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी डिस्कशंस हैव टेकन प्लेस, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी को लेकर जो डिस्कशंस हैं ये अलग अलग ट्रैक पे होते रहे हैं पिछले 3 दशकों में, लेकिन इनका जो इंटरलिंकेजेस है वो अब बहुत ज़्यादा एविडेंट हो गया है, ठीक है, मतलब ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग चीज़ें नहीं हैं। दिस हैज़ रिजल्टेड इन अ ग्रोइंग कन्वर्जेंस इन द गोल्स एंड आउटकम्स ऑफ दीज टू नेगोशिएशंस, और इसी की वजह से जो ये दोनों नेगोशिएशंस हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज का हो या बायोडाइवर्सिटी का हो, इनके जो
गोल्स हैं, जो आउटकम्स हैं, वो अब कन्वर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक जैसे वो दिखाई दे रहे हैं। अब 30x30 के लिए अगर मोमेंटम की हम बात करें तो COP16 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो अभी चल रही है वो है कि 30x30 टारगेट्स के प्रोग्रेस को तेज़ी लाई लाई जा सके, है ना। और ये जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत हर कंट्री को प्रिपेयर करना है और सबमिट करना है अपना एक्शन प्लान टू हॉल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस विद इन देयर जुरिस्डिक्शन, कि वो अपने एरिया में, मतलब जो भी उनका अधिकार क्षेत्र है वहाँ पर वो बायोडाइवर्सिटी के लॉस को कैसे रोकेंगे और कैसे रिवर्स करेंगे, उसको लेकर उनको प्लान्स बनाने हैं। एंड दे हैव टू सबमिट देयर एक्शन प्लान्स। ठीक है, ये बेसिकली उसी तरीके से है जैसे, और बेसिकली इनको क्या बोला गया है, इनको ऑफिशियली ये जो प्लान्स हैं इनको बोला जाता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान्स, दैट इज NBSAPS। ठीक। और ये बेसिकली आपको पता होगा कि जो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट है उसके अंतर्गत 20 तरीके के प्लान्स कुछ सबमिट करने होते हैं जिनको कहा जाता है NDCs, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो ये उसी तरीके से हैं जिसमें टाइम बाउंड गोल्स और आपने क्या एक्शन लिया या कब तक आप क्या एक्शन लेंगे वो मेंशन करना होता है। अभी तक सिर्फ इस CBD में टोटल 196 पार्टीज़ हैं, 196 देश इसके मतलब मेंबर हैं, सिग्नेटरीज हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 32 ही देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो ये प्लान्स हैं वो सबमिट किए हैं। हो सकता है कि अभी जो COP16 चल रही है उसके दौरान कुछ और देश जो है वो अपने प्लान्स भी यहाँ पर जो है वो सबमिट कर दें। अब जैसे हाई सीज ट्रीटी की अगर हम बात करें, या हाई सीज ट्रीटी के बारे में भी हम लोग पहले काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो हाई सीज ट्रीटी जो है जिसको ऑफिशियली कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शंस और BBNJ, जो पिछले साल फाइनलाइज हुई एज अ सेपरेट इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू मेंटेन द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ ओशियंस, ये भी एक मेजर स्टेप है ना, जो 30x30 के टारगेट को पूरा करने के लिए एक कदम उठाया गया है उसके लिए। और हाई सीज ट्रीटी का जो एक ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो क्या है कि बायोडाइवर्सिटी रिच पार्ट्स ऑफ द ओशियंस में प्रोटेक्टेड एरियाज को डिमार्केट करना। जैसे कि ज़मीन के ऊपर हम नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स को एज अ प्रोटेक्टेड एरियाज डिमार्केट करते हैं, तो उसी तरीके से प्रोटेक्टेड एरियाज को डिमार्केट करना इन बायोडाइवर्सिटी रिच पार्ट्स ऑफ द ओशियंस। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है किसका, हाई सीज ट्रीटी का। ठीक है, जहाँ पर ह्यूमंस, और इस तरीके के जहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज को डिमार्केट किया जाएगा तो वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ रेगुलेट होंगी या फिर रेस्ट्रिक्ट होंगी, जैसा कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में होता है। ठीक है, इसके बाद शेयर्ड जेनेटिक रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो हाई सीज ट्रीटी का एक और गोल है, वो क्या है, वो ये है कि ये इंश्योर करना कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज इन द ओशियंस, ठीक है, ओशियंस में जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन से जो भी बेनिफिट मिलते हैं, है ना, नेशनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज़ के बाहर, वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सभी में। ठीक है, ओशियंस में क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स होती हैं, टाइनी माइक्रोब्स से लेकर जाइंट फिश तक, है ना, और जिसमें से कुछ जो है वो मेडिकल पर्पसेस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए, इन सब के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो इनमें से जिसका भी एक्सप्लोइटेशन कोई देश करेगा तो ऐसा नहीं, वो ये नहीं कह सकता कि इसका मैंने इस पर कुछ रिसर्च की है या मैंने इस पर अपना रिसोर्सेज खर्च किया है तो इसका फ़ायदा सिर्फ मैं लूँगा, नहीं, वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात वहाँ पर की गई है। अब दिस ऑल्सो फिट्स इन विद COP16 डिस्कशंस, जहाँ पर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम कॉमन जेनेटिक रिसोर्सेज इज़ एक्सपेक्टेड टू फिगर प्रोमिनेंटली। ठीक है, तो इसकी बात यहाँ पर भी होने की उम्मीद है। 2010 की अगर हम बात करें COP10 में, वहाँ पर कंट्रीज हैड फाइनलाइज्ड एन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म। तो इसी तरीके का एक एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म COP10 में भी फाइनलाइज हुआ था 2010 में, है ना, जिसको कहा गया था नागोया प्रोटोकॉल। उसमें भी यही था, उसने भी एक ऐसा जनरल प्रिंसिपल्स ले डाउन किया था ऑफ द राइट्स एंड क्लेम्स ऑफ कंट्रीज ऑन देयर बायो रिसोर्सेज एंड रूल्स फॉर देयर कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन। ठीक है, कि जिसमें बेसिकली जो कंट्रीज़ का बायो रिसोर्सेज के ऊपर जो राइट्स है, जो अधिकार है, जो क्लेम है ना, उसको लेकर जनरल प्रिंसिपल इन्होंने बताए थे उस नगोया प्रोटोकॉल में, और ऐसे रूल्स बनाए थे कि उस तरीके के जो रिसोर्सेज हैं, बायो रिसोर्सेज, उनका कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। COP16 में कंट्रीज़ जो हैं
वो क्या कर रही हैं, इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स के यूज़ के, है ना, इसके मतलब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इनके यूज़ से उससे जो बेनिफिट होंगे उसके शेयरिंग को लेकर नेगोशिएट कर रहे हैं। ठीक है, दैट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय एडवांसेस इन मॉडर्न साइंस, क्योंकि मॉडर्न साइंस के एडवांसमेंट्स की वजह से ही ये प्लांट और ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो बाहर आ रही है। ठीक है, तो उससे जो होने वाले बेनिफिट्स हैं उसको शेयर करने के यहाँ पर नेगोशिएशन चल रहा है। द जेनेटिक सीक्वेंस जो कि डिजिटली स्टोर्ड किए जाते हैं वो कॉमर्शियली काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होते हैं, मतलब सभी लोग चाहते हैं उसको, खासकर जो कॉमर्शियली उसका यूज़ करना चाहते हैं, दे वांट टू गेट दैट इंफॉर्मेशन एंड आर यूज्ड बाय कॉरपोरेशंस फॉर मेकिंग वैरायटी ऑफ आइटम्स। ठीक है, उसका यूज़ वैरायटी ऑफ आइटम्स बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि हाई यील्ड क्रॉप्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मेडिसिन। COP16 is expected to deliver some decisions on how these digital sequences can be used। ठीक है, COP16 में हो सकता है कि कुछ ऐसा फैसला आए कि कैसे इन डिजिटल सीक्वेंसेस का यूज़ किया जा सकता है, कौन इनका यूज़ किया जा सकता है, और शेयरिंग का, प्रॉफिट शेयरिंग का जो इक्विटेबल और फेयर मैकेनिज्म है वो क्या हो सकता है। ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर द इंडिजीनियस पॉपुलेशन हु माइट हैव बीन द ओरिजिनल ओरिजिनल ओनर्स ऑफ द बायो रिसोर्स। ठीक है, कि जो उस बायो रिसोर्स के ओरिजिनल ओनर्स हैं उनको लेकर, क्योंकि अब उनके वो रिसोर्सेज हैं तो वो किसी और के साथ शेयर करें तो उसको लेकर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर फैसला हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन ऑफ फाइनेंस की अगर हम बात करें तो जैसे क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस की जब भी बात आती है तो वहाँ पर फाइनेंस की बात तो होती है, क्लाइमेट फाइनेंस की। तो उसी तरीके से CBD के डिस्कशंस में भी फाइनेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के 23 गोल्स हैं उनमें से एक गोल ये भी है कि कम से कम 2030 तक हर साल $200 बिलियन हर साल पर ईयर इतना मोबिलाइज करने की ज़रूरत है फ्रॉम ऑल सोर्सेज फॉर स्पेंडिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में खर्च करने के लिए इतना पैसा हर साल मोबिलाइज होना चाहिए 2030 तक। और इसमें से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको कम से कम $20 बिलियन प्रोवाइड करना है हर साल डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो उनके बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड वर्क को सपोर्ट कर सकें। अब ये पैसा जो है वो 2030 के बाद हैज़ टू इंक्रीज टू एटलीस्ट 30 बिलियन एवरी ईयर बाय 2030, और इस पैसे को हर साल जो है वो $30 बिलियन से बढ़ना है। और वेज एंड मीन्स टू मोबिलाइज दीज फाइनेंशियल रिसोर्स इज़ वन ऑफ द मेन आइटम्स ऑन द एजेंडा। अब ये पैसा आएगा कैसे, है ना, पैसे के साथ तो सबसे बड़ी समस्या वही है कि कहाँ से आएगा, कौन देगा। तो ये एक मुख्य एजेंडा है इस COP16 का। Countries are also supposed to ensure that perversive incentives और subsidies that are harmful biodiversity are phased out। और यहाँ पर कंट्रीज़ के लिए ये भी सपोज किया गया है कि उनको ये इंश्योर करना है कि जो परवर्स इंसेंटिव्स या सब्सिडीज़ हैं, परवर्स इंसेंटिव का मतलब ये होता है, इंसेंटिव का मतलब वैसे क्या होता है कि आप कुछ काम करते हैं तो आपको उसका मतलब कुछ आपने अच्छा काम किया तो आपको कुछ इनाम दिया जाता है। पर परवर्स इंसेंटिव का मतलब होता है कि आपको अगर कोई इंसेंटिव दिया जा रहा है तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि देखो, तो इस तरीके के जो नेगेटिव इम्पैक्ट वाले इंसेंटिव्स हैं या सब्सिडीज़ हैं उनको जो बायोडाइवर्सिटी के लिए हार्मफुल है उनको फेज आउट करना है, एलिमिनेट करना है या रिपर्पस करना है। जैसे कि क्या हो सकता है, दीज कैन बी इंसेंटिव्स दैट अलाउ ओवर फिशिंग, यानी कि ऐसे इंसेंटिव्स, ओवर फिशिंग के लिए इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि ओवर फिशिंग इज़ अ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो उसके लिए अगर आप इंसेंटिव दे रहे हैं तो वो परवर्स इंसेंटिव हो गया। उसके बाद अगर आप डिफॉरेस्टेशन को इनकरेज कर रहे हैं, मतलब जंगलों को काटना है उसको अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से उसके लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो वो भी परवर्स है ना, वो भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्रिएट कर रहा है। फिर इस तरीके से सब्सिडाइज द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अगर आप फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को सब्सिडाइज कर रहे हैं, है ना, फॉसिल फ्यूल के यूज़ को आप सब्सिडाइज कर रहे हैं, उसको सब्सिडी दे रहे हैं, तो उससे होगा क्या, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ेगा, दैट विल अगेन क्रिएट अ इशू फॉर द बायोडाइवर्सिटी। तो वो भी क्या हो गया, ऐसा इंसेंटिव हो गया जो नेगेटिव कंसिक्वेंस क्रिएट कर रहा है ना। तो इन सब चीज़ों को बंद करना है। अब कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के अंतर्गत इस तरीके के मेजर्स को बढ़ाना है टू एटलीस्ट $500 बिलियन बाय 2030। और साथ ही साथ जो COP16 में देश शामिल हुए हैं
दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप अ बायोडाइवर्सिटी फंड। ठीक है, तो हो सकता है कि वहाँ पर ये एक बायोडाइवर्सिटी फंड को सेटअप करने का भी कुछ डिस्कशन करें, न्यू फाइनेंस मैकेनिज्म का जिक्र हो और बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स का जिक्र हो, जैसे कि कार्बन क्रेडिट्स होते हैं ना, उस तरीके से हो सकता है कि कुछ बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स का भी यहाँ पर बात की जाए। तो अभी ये आई थिंक 1-2 दिन अभी ये और चलेगी, है ना, बट उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या इसमें से आउटकम्स निकल के आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सीबीडी की जो है ना हमारी, जैसे मतलब सीबीडी की कॉप होती है या यूएनएफ ट्रिपल सी की कॉप होती है, तो वो इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी खासकर। तो अभी तो बेसिकली मैंने आपको इसका बेसिक बताया है, क्योंकि अभी इसके आउटकम्स के बारे में नहीं पता कि कॉप 16 में बेसिकली क्या आउटकम्स निकल के आए हैं, बट वो आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आएगा, तो देन वी विल कवर इट अगेन। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर दिया गया है एक्सटेंट ऑफ द थ्रेट टू नेचुरल इकोसिस्टम, कि नेचुरल इकोसिस्टम को जो खतरे हैं वो उसका स्तर कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिखा है कि 1 मिलियन द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स, कि 1 मिलियन ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनके ऊपर अगले कुछ दशकों में विलुप्त होने का, एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। 75% वर्ल्ड की लैंड जो है वो सिग्निफिकेंटली ऑल्टर हो चुकी है ना, लैंड यूज़ पैटर्न उसका बदल चुका है। 400 मिलियंस ऑफ फॉरेस्ट जो है वो 1990 से लेकर 2020 के बीच में लॉस्ट हो चुके हैं, और 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट जो हैं वो हर साल, करेंटली हर साल लॉस हो रहे हैं। 1.44% ओनली ऑफ द हाई सीज इज डिमार्केटेड एट प्रोटेक्टेड एरियाज, तो सिर्फ हाई सीज का 1.44% ही एज अ प्रोटेक्टेड एरिया डिमार्केट है, और उसमें से भी सारा का सारा जो एरिया है वो नियर एंटार्क्टिका है। इसके बाद ये बताया गया है कि 75 से लेकर 199 मिलियन टन्स, इतना एस्टिमेटेड वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक है वर्ल्ड के ओशन में, कितना ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो एक्सटिंक्शन रेट है स्पीशीज़ का, वो पहले से या नॉर्मल से 100 to 1000 टाइम तेज हो गया है। जो स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन रेट है, यानी कि प्रजातियों की जो विलुप्त होने की जो इस गति है ना, वो बहुत तेज़ हो गई है अब, यानी कि स्पीशीज़ अब बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, और मेंस में तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप इसकी कॉप की बात कर लें सीबीडी के, या आप यूएनएफ ट्रिपल सी के कॉप की बात कर लें, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो फिलहाल यही आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप अगले साल के प्रीलिम्स के लिए फोकस कर रहे हैं, तो आपके पास ये एक ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ जो है वो होनी चाहिए, जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर सी सेट, ओनली एट 849 रुपीज़, 91 टेस्ट। सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं 699 में मिल जाएगी। सिर्फ जनरल स्टडीज़ सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं 449 में अवेलेबल है। करंट अफेयर्स 16 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ ओनली एट 299। और सिर्फ अगर आप सी सेट लेना चाहते हैं फुल लेंथ टेस्ट, 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे ओनली एट 249। सारे के सारे जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है, वहाँ से आप इनको एनरोल कर सकते हैं। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक ये नंबर जो है यहाँ पर एक दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, अगर आप चाहें तो इसके थ्रू कोई भी अगर आपको डाउट हो, क्वेरी हो, तो वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प होती है, कोई मदद मिलती है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फ़ायदा, मतलब थोड़ा सा हेल्प हमारी भी होगी, एंड डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा है, ताकि थोड़ा सा हमें हेल्प होगी तो आप लोगों के लिए सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से चल पाएंगे। ठीक है ना, चलिए, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो इन सेशंस को देखते हैं, जिनको हेल्प होती है, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, कुछ भी अमाउंट जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ भी आप कोई फीडबैक सजेशन देना चाहें तो ज़रूर बताएं,
चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।